टू स्टेट टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स हमारी चल रही थी। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो फ्रिक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्टली नहीं दे रखा है पर आप चैप्टर तब देखोगे, ठीक है, तो उसके बीच में आपको फ्रिक्शन मतलब दे रखा है। और भी जो चैप्टर हमारे बचे हुए हैं वो हम करेंगे, पर अभी हाल फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन। देखो, अब फ्रिक्शन क्या है, एक मतलब आप फोर्स कह सकते हो। दो क्या लगती है, जैसे हमने ग्रेविटेशन को बोला था कि एक एग्जिस्ट करती है, एक फोर्स जो कि एक दो बॉडीज के बीच में लगती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सरफेस के बीच में और जो भी चीज उसके कांटेक्ट में होगी, वहां पे एक फोर्स लग रही है जो हमेशा अपोज करती है। अगर आप क्या कर रहे हैं कि राइट की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो हमेशा अपोजिट लगेगी, मतलब लेफ्ट की तरफ लगेगी, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप उसको फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगेगी और हमेशा क्या रहेगी बच्चों, वो अपोजिट फोर्स रहती है, ठीक है। क्या रहेगी, अपोज करेगी। आप मतलब वही हमें इस चैप्टर में देखना है, क्या भाई वो हमारे लिए एक मतलब फायदेमंद है या हमारे लिए फ्रिक्शन जो है वो नुकसान करता है, ठीक है। तब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और वो हमेशा क्या करेगी, जो मोशन हो रहा है उसको हमेशा अपोज करेगी और अपोजिट में वो होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक नोटबुक दिखा रखी है, यहाँ पे एक सरफेस है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप एक धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो यहाँ पे जो सरफेस होगा वो इसके अपोजिट में क्या लगाएगा, एक फोर्स मतलब वहां पे लगेगी, जो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है। अब अगर आप चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं भाई वहां पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा या आपका मोशन जो है वो कैसे वो इफेक्ट करने वाली है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। अगर सरफेस जो होगा बच्चों, यहाँ पे हमें दिख भी जाएगा, एक सरफेस आप कैसा ले लीजिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस ले लीजिए। कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा। जैसे ये दो एक्टिविटी कर रखी हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस होगा, वो ज़्यादा स्मूथ वहाँ पे है नहीं। मतलब एक रेगुलर है और एक सरफेस पे कैसे हैं बच्चों, इरेगुलरिटीज हैं। क्या है, इरेगुलर वहाँ पे है। तो जो स्मूथ सरफेस होगा उस पे जो आपने जो भी चीज़ वहाँ पे मूव कराई है या आपने फोर्स लगाई है, वो बहुत जल्दी मूव करके वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अगर हम क्या देखेंगे, जो रफ सरफेस होगा उसमें वो इतनी दूर तक, मान लीजिए यहाँ से आपने एक बॉल डाली तो वो बहुत आराम से यहाँ पे चली जाएगी। पर वहीं अगर आपने क्या है कि यहाँ से इरेगुलरिटी वाले सरफेस पे अगर आप डालते हैं तो वो जो बॉल है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। जैसे आप डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, आपको जैसे मान लीजिए भागना ही है, ठीक है। एक तो मैं आपको कहूँ कि भई स्मूथ सरफेस है जो कि आइस है। एक तो आपको वहाँ पे चलने को ही बोल दूँ मैं, भागना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। कभी भी जहाँ जिन देशों में आपने देखा होगा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ गाड़ियाँ अलाउ नहीं की जाती कि यहाँ पे चलेंगी, नहीं तो वो स्लिप होंगी। क्योंकि वहाँ से क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है, वहाँ से जो फ्रिक्शन फ़ोर्स है बच्चों, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक रफ़ सरफेस होगा, ठीक है? एक रफ सरफेस हो तो उसमें जो गाड़ियाँ हैं वो आराम आराम से मतलब जा सकती हैं, वहाँ पे एक अपोज़िंग फ़ोर्स भी लग रही हैं। नहीं तो सारी गाड़ियाँ मतलब ऐसे जाती बिल्कुल फ्लो में, बहुत जैसे पानी जा रहा होता है वैसे-वैसे गाड़ियाँ जाती। तो आपने टायर्स भी देखे होंगे, उनमें भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। आपने अपने शूज़ में देखा होगा कि ग्रिप बनी रहे, आप ऐसे स्लिप ना हो। ट्रैकिंग वाले आपने शूज़ देखे होंगे, अलग से आते हैं। तो स्लिप वहाँ पे ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फ़ोर्स घट जाती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वहाँ से स्लिप हो जाएँगे, आप वहाँ से क्या हो जाएँगे, गिर जाएँगे। तो जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है, जितना रफ सरफेस होता है, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जो कि मतलब जो मोशन होगा उसको थोड़ा-सा अपोज़ करेगा। हमारे चलने में जैसे चाहे जो मैच बॉक्स होता है, माचिस जो होती है, उसको अगर चलाते भी हैं तो वो भी फ्रिक्शन फ़ोर्स की वज़ह से ही चलता है। हम चल रहे हैं, आप जो हमारे टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, ठीक है? ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पे लिख पा रहे हैं, तो वो चॉक इसी वज़ह से टिक पा रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो वो जो ब्लैक बोर्ड है वो कैसा है, थोड़ा-सा रफ सरफेस वहाँ पे होगा जिसकी वजह से हम वहाँ पे लिख पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो चॉक जैसे ही हम बोर्ड पे लेके जाते वैसे स्लिप हो जाता, कुछ लिखा ही नहीं जाता। फिर ऐसे लाइन ड्रॉ होती बस ऐसे-ऐसे। तो इसी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है?
हाँ, कई ऐसे सोच सकते हैं कि भाई वो अपोज करता ही हूँ तो टायर घिसते हैं बच्चों, फिर वो चलनी भी तो ज़रूरी है, नहीं तो स्लाइडिंग होती हुई जाएँगी सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें हैं, रोड है, कोई भी ऐसे जो जगह होगी उसको क्या किया जाता है, थोड़ा-सा रफ़ किया जाता है, थोड़ी इर्रेगुलरिटी बनाई जाती हैं और अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो वहाँ पे चलने में ऐसे दिक्कत आ जाती है, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैंने बता दिया, जितना रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, फ्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए वो नेसेसरी है या हमारे लिए एक एविल है। ठीक है, खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, मतलब या फिर हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी होगी कि नहीं होगी। अब अगर दे रखा होगा तो अभी देखते हैं। चलो, जैसे जो अभी मैंने बताया था ना कि जूतों की जो सोल है, उसका एक प्रॉपर तरीका दिया जाता है, सोल नहीं होगी तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर जो मैच बॉक्स की अभी हम बात कर रहे थे कि वो कैसे जलता है, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन ही जनरेट होता है। सर्दियों में हम अपने हाथ जो है वो रब करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो भी किसकी वजह से ही है, फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। जैसे टायर बनाए गए हैं, ठीक है? ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स को जनरेट करने के लिए, यहाँ एक आपने देखा होगा कि अगर आप ये देखते हैं कि कैरम बोर्ड जो होता है, उसमें तब हम मतलब जो अपने पास जिससे हम खेलते हैं तब उसको स्ट्राइक करते हैं तो कई बार वो स्लिप नहीं होता, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। वहाँ हमने क्या किया है, फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज़ कर दिया है। पाउडर क्यों डाला गया? फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज़ करना था, क्योंकि जैसे ही हम उसको स्ट्राइक कर रहे थे, तो वो यहीं रह जा रही थी और हमें यहाँ तक पहुँचना है, वो यहीं पे ही रह गई। तो पाउडर डाल दिया गया जिसकी वजह से वो सरफेस स्मूथ हो गया। स्मूथ होने की वजह से अब अपोजिंग फोर्स क्या लग रही है, काफ़ी कम लग रही है, मतलब हमने फ्रिक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया है। अब अगर टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो एक होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक होता है और एक स्लाइडिंग होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब किसी चीज़ को जो रोल होके जाती है उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगती है, वो फ्रिक्शन भी वहाँ पे बहुत कम लगता है। तो जो भी चीज़ रोल होके जाएगी, जैसे आपने बैग देखे है ना आपने, जिसपे पीछे ऐसे छोटे-छोटे ऐसे टायर्स लगे हुए होते हैं, या आपने स्टैंड बहुत सारे देखे होंगे जैसे कूलर का और फ्रिज का, इनके स्टैंड बना दिए जाते हैं ना, ताकि एक तो आप नॉर्मल उस पे फोर्स लगाते हो तो वहाँ पे अपोजिंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टैटिक का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो चीज़ रेस्ट में हो ना, उसको मोशन में लाना हो। यहाँ पे कोई चीज़ आपने लगा नहीं रखी है, आपने यहाँ पे सीधा आपने धक्का मारना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। स्लाइडिंग आपको पता है, स्लाइड कराना हो, एक ये फ्रिक्शन होता है, एक रोल में आपको कराना हो। एक तो देखो जैसे मैं अभी बता रही थी ना कि जो छोटे-छोटे टायर्स लगा दिए जाते हैं नीचे, बहुत सारे बैग में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा। एयरपोर्ट बैग जैसे आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे अब क्या है कि बहुत ज़्यादा वज़न हो पर आपको उसको स्लाइड करके लेके जाना हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। स्लाइड और सबसे कम दिक्कत किसमें आती है? रोलिंग में। रोलिंग में तो बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है? एक आपने सिलेंडर को ऐसे करते हुए देखा होगा। लोग क्या करते हैं, उठाने में तो दिक्कत आती है, उसको ऐसे पैर मारते हुए आधे ले जाते हैं, ठीक है? तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है और उससे थोड़ा-सा और कम किसमें है, स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा किसमें, स्टैटिक। सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है, फिर स्लाइडिंग, और सबसे कम कौन-सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। मतलब वहाँ पे आप आराम से मोशन कर पाओगे। तो हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं, रोलिंग वाले का, ठीक है? कि वो भारी चीज़ें उस पे रख देते हैं, तो आराम से आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है? अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल किसका बताया था आपको लिखने का, ब्लैक बोर्ड का, मैच बॉक्स जो होता है उसका। फिर मैंने बताया कि भई आइस में जो है आप आराम से चल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी दिक्कत है, तो फ्रिक्शन आप बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वो आइस ही हटानी पड़ेगी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे आप वहाँ पे नहीं चल सकते। या अगर आप जैसे अगर यहाँ साइकिल आपने देखी होगी, जैसे इस बैग की हम बात कर रहे थे, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। फिर अगर साइकिल यहाँ दिखा रखी हो, साइकिल तो शायद नहीं दिखा रखी। साइकिल की आपने चेन देखी होगी ना बच्चों, वहाँ पे अगर उसका फ्लूइड खत्म हो जाता है, जैसे हम ऑयल उसमें डाल देते हैं ना या ग्रीसिंग जो उसकी की जाती है, तो साइकिल स्मूथली वहाँ पे चलती है। अगर उसका ऑयल और वो ग्रीसिंग अगर खत्म हो जाती है, तो पैडल लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इसी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कम करने के लिए आपको ऑयल वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है? एक मैंने कैरम बोर्ड की जो हमने बात की है,
और अभी ये जो बैग की हमने बात की, फिर आ जाती है बच्चों जैसे जो फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाता है। क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन? जिसको स्पेशल नाम दिया जाता है ड्रैग बोला जाता है। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको ड्रैग बोला जाता है। फ्लूइड क्या होते हैं? जिसमें गैसेस आ जाती हैं और उसमें लिक्विड आ जाता है, इन दोनों को मिला के फ्लूइड बोला जाता है। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए एक एरोप्लेन में एक आदमी बैठा हुआ है और वो नीचे गिर जाए, ठीक है? नीचे गिर जाए या वो खुद ही कूद गया वहाँ से, ठीक है? वो नीचे गिर रहा है, तो आराम से बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आ रहा है, मतलब वो जाएगा, ठीक है? जाएगा इन द सेंस उसकी पर्ची कट सकती है। पर आपने देखा होगा पैराशूट जैसे लगाए जाते हैं, वो बहुत स्पीड से आ रहा है क्योंकि इतना हमारे में वो इतना हमारी बॉडी भी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर पाए। आप बहुत आराम से नीचे आ रहे हो, ठीक है? फिर अगर पैराशूट जैसे ही खुल जाता है बच्चों, तो वहाँ पे क्या है एयर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा था। अभी तक तो ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही थी, अब जैसे ही पैराशूट खुल जाता है, तो वहाँ पे फिर एयर प्रेशर ऊपर की तरफ हमें प्रेशर लगा रहा है। एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है? तो ये किस में आ जाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन में आ जाता है। एयर ऊपर की तरफ धक्का मारेगी और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी ही लगाएगी। और अगर आप देखो, आपने जो गाड़ियाँ हैं उनकी शेप देखी होगी, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन की भी दिखा रखी है। अगर एरोप्लेन को कुछ ये स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी ना बना के, मतलब जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वैसे ना बना के और जैसे ट्रक होता है वैसे-वैसे बना दी जाए बच्चों। जैसे क्या होता है, ये ट्रक होता है, अगर वैसे-वैसे बनाई जाएगी तो आपने अगर आप देखेंगे क्या एरोप्लेन इतनी सब जो स्पीड होता है क्या वो पकड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना कि एयर प्रेशर कितना ज़्यादा लगेगा। पर वहीं आप स्पोर्ट्स कार को देखो, उनकी स्ट्रक्चर को देखो कि कैसे वो बनाई गई हैं। वो ऐसे बनाई गई हैं कि जो एयर प्रेशर है वो उन पे कम से कम लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड होती है उसको क्या कर पाएँ, वो अचीव कर पाएँ। ठीक है? तो एक तो आपको ड्रैग यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है और जो मैंने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में और जो सारी चीज़ें हैं वो बताई हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पावर एंड एनर्जी ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। पावर के कुछ टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने किसको पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? वर्क अगर आप बात करें बच्चों, वर्क क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वर्क और एनर्जी 2 टर्म्स होती हैं। एक तो आप पोटेंशियल बताएँ कि भई मैं इतना काम ना कर सकता हूँ, ठीक है? वो एनर्जी होती है। भई मैं वहाँ ना चढ़ सकता हूँ, भई मैं इतना ट्रैक कर सकता हूँ, ये एनर्जी है। जो आपने अपनी क्षमता बताई, पर आपने कितना किया वो वर्क होता है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने किया वो वर्क होता है, जितना आप कर सकते हैं वो आपकी आप एनर्जी बताई जा रही है। वैसे अगर आप फिज़िक्स के वे में या आप एक टर्म बताएँ कि भई फ़ॉर्मूला जैसे हम अगर बात करें कि फ़ॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क होता है बच्चों फ़ोर्स वर्क होता है फ़ोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कंप्लीटली बात करें तो यहाँ पे अ, एक एंगल भी रहता है जिसको आप कोस थीटा बोलते हैं। मतलब फ़ोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट और साथ में कौन-सा एंगल रहेगा? कोस थीटा। कंप्लीट अगर आप इसको करते हैं, कोस थीटा यहाँ पे रहता है। ठीक है? मतलब आपको जो कोस के एंगल हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? तो वो आपको पता होना चाहिए कि कोस 01 होता है या कोस जो 90 होता है, वो क्या रहेगा? वो 0 रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोस 60 कितना है? तो कंप्लीटली आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। फ़ोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर होती है। तो न्यूटन इनटू में मीटर और इसको आप क्या बोल देते हैं बच्चों? इसी को आप जूल बोल देते हो। क्या बोल देते हो? न्यूटन इनटू में मीटर इसको आप क्या बोलते हो? जूल बोलते हो। अगर आप वर्क को डिफरेंशिएट करें तो वर्क क्या होता है बच्चों? 2-3 तरीके से आप डिफाइन करते हैं। ये तो वही मैंने बताया कि वर्क क्या होता है। तो अब अगर आप वर्क को देखें कि वर्क जो है वो 2-3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है बच्चों पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है ज़ीरो वर्क। ठीक है? हम फिज़िक्स की टर्म में बात कर रहे हैं। फिज़िक्स की टर्म में कैसे? कि मान लीजिए आप कोई जिम में जो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, उन्होंने मान लीजिए डंबल से आधे घंटे पूरा वो वर्कआउट किया और फिर उन्होंने वापस उसको वहीं रख दिया, तो फिज़िक्स की टर्म में वो काम नहीं हुआ। आप कॉलेज गए, सुबह गए और आप 5 बजे या जितने बजे भी आप कॉलेज से वापस आते हैं, चाहे आपने कुछ भी किया, आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो गया, तो फिज़िक्स के हिसाब से आपने कोई काम
नहीं किया है फिजिक्स के हिसाब से। वहां पे अगर इनिशियल और फाइनल, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट का, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट आपने क्या कर लिया, जीरो कर लिया, तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क क्या होता है बच्चों, जिस मान लीजिए यहाँ पे एक एम मास है, जिस उसमें आपने डायरेक्शन में क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है। नेगेटिव वर्क में क्या होता है कि आप जैसे फोर्स तो इस तरफ लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी इसी तरफ हो रहा है। मतलब कोई गाड़ी है, ठीक है, बहुत स्पीड में चल रही है और आपको यूं लग रहा है कि भाई आप रजनीकांत और आप इस गाड़ी को रोक देंगे और आप यहाँ पे प्रेशर लगाने की, फोर्स लगाने की कोशिश करें, फिर भी गाड़ी, आपको पता है आप रजनीकांत नहीं है, इसी तरफ गाड़ी आएगी, तो इसका मतलब ये जो वर्क आपने किया है ये नेगेटिव वर्क किया है। ठीक है। और अगर आप क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अगर मोशन मान लीजिए ऐसे हो रहा है और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रही है, जिस भी सरफेस के आप परपेंडिकुलर लगाएंगे, मतलब ऑल ओवर अगर एंगल जो है वो 90 होगा, तो कोस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तब भी जैसे आप बड़ा फेमस एग्जांपल लेते हैं कि जो कुली है बच्चों, मतलब फिजिक्स के वे में उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो वो आगे चल रहा है और जो उसके वो वर्क कर रहा है, जो फोर्स लग रही है उसके बीच में और जो उसका चलना है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे एंगल जो है वो 90 है। इसका मतलब उसने जीरो वर्क किया है, क्योंकि वहां पे जो एंगल हो गया है वो 90 हो गया है। ठीक है। तो वहां पे जीरो वर्क हुआ। अब हम एनर्जी की बात कर रहे थे कि ये आपको वर्क समझ में आ गया ना, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है और साथ में कोस थीटा होता है। एनर्जी हो गया, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है वर्क करने की, वो क्या होती है, एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट होती है, या न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास होती है। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, बहुत आसान दे रखा है, जैसे इसने पूछा है एक बार ये करा देते हैं कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स की बात की है उसने कि 5 न्यूटन है, कितनी है, 5 न्यूटन है, एक ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ 2 मीटर, कितने उससे डिस्प्लेस हो गया है, वर्क आप लिखते हैं एफ इंटू में डी, एफ क्या है, 5 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। तो आप ये बताइए कि वहां वर्क कितना हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 आपका न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये भी आप बता सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है ये भी आसान है, तो ये आप कर लेना, इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है। यहाँ पे भी सेम दे रखा है, ये फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और आगे जो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी जो एनर्जी और उसका जो कंसेप्ट आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिससे आप आगे जो फॉर्मूले हैं वो आप लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे सिंपल बात है, अगर आप पढ़ोगे तो फोर्स आपने पहले भी पढ़ रखी है, फोर्स और किसके बराबर होती है, मास इनटू में जो क्या होती है, एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आप उसको क्या लिख देते हो, एम जी लिख देते हो। आपने वेट भी तो ऐसे ही पढ़ा था, वेट ऐसे ही होता है ना, मास इनटू में ग्रेविटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स लग रही है अंडर किसके बच्चों, ग्रेविटी के, उसमें जैसे कोई चीज आप ऊपर नीचे अगर ले जा रहे हो चीजों को, तो वहां पे जो फोर्स हो जाती है वो बराबर हो जाती है वेट के, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एम जी। यही तो अपना क्या था, वेट, इसी को तो बोलते हो आप, एम जी ही तो क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो वो इसी के बराबर आप बोलोगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तब भी आप अंडर ग्रेविटी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, सामान को ऊपर नीचे अगर आप कर रहे हैं, तो वो फोर्स बराबर हो जाता है एम जी के, मतलब वेट के बराबर। एम जी वेट ही तो था।
ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी एनर्जी की फॉर्म मैंने आपको बताई, तो काइनेटिक एनर्जी आपको सिर्फ अभी उसका फार्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोलते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेशन तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला। और ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है और वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होता है, और दोनों एनर्जी को मिला देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंटू में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, और वर्क और जो अपना एनर्जी है वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है जो शेप या स्टेट को जो चेंज कर देती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन इट्स शेप और द स्टेट, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो आप पढ़ रहे हो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ रहे हो। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये भी तो आप मान सकते हो ना, क्योंकि वर्क कैसे था, यहाँ से आप देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आप ऊपर नीचे की बात करते हो हाइट में, तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइट से मैंने रिप्लेस कर दिया। और फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, ग्रेविटी के अंडर में तब होता है तो आप उसको mg लिख सकते हो, मतलब वेट इनटू में हाइट भी तो लिखा जा सकता है, और वेट क्या होता है mg, तो ये चीज भी लिखी जा सकती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है बच्चों, जूल ही होती है, और वर्क की भी क्या होती है बच्चों, जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, आप जूल बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेरिवेशन का आपको कोई लेना देना नहीं है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, और आपके पास आप ये लिख लो हाफ एम वी का स्क्वायर, मास दे रखा है यहाँ पे 15, ये हाफ वेलोसिटी आपको दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपसे ना कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, भाई वेलोसिटी ना 2 गुना बढ़ा दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना बस कि भाई उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल है वो एक बार आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया mgh। अब आपको चेंज आपको बताने हैं कि भाई कैसे कैसे जो जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, कि जो एनर्जी है भाई वो इधर उधर वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो वही आपको अब देखना है कि भाई जो जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च है तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो आयरन है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक स्पीकर्स हैं बच्चों, क्या हैं, जो स्पीकर हैं, पेन कहाँ गायब हो गया, स्पीकर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, जो रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें मस्कुलर एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर आपको स्पेसिफिक नहीं कहा गया कि वो पानी की मोटर थी या किसी और चीज की, इसी वजह से मैंने काइनेटिक नहीं बोला, मैंने पोटेंशियल नहीं बोला, मैंने सीधा बोल दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया है मैकेनिकल, और मैकेनिकल होता है काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर राइडिंग ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल को आप चला रहे हैं या साइकिल को आप चला रहे हैं तो मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया है किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी गई है, साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिक फैन है उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। एक आपसे जंपिंग ऑफ रोप, आप क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, रस्सी से कूद रहे हैं, तो मस्कुलर एनर्जी पहले काइनेटिक में, फिर क्योंकि आपने मोशन दिया, जैसे ही आप थोड़ा सा क्या हुए, मूव करना शुरू किया, आपने मोशन दिया तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप जंप भी करते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये चीज यहाँ पे चलती रहती है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, मस्कुलर, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर हम बात कर रहे हैं, ये चीज आप कर लेंगे, वही फॉर्मूले से आपको याद रखना है mgh। पर आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला है, जैसे मैंने
पावर के हीट के पहले में भी कराए तो वो यहाँ पे भी लग सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला जो था उसको वर्क से रिलेट करके आपको बताया था कि भाई mg को वर्क अपना वेट भी तो बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट को हाइट भी तो बोला जाता है। तो ये नहीं है कि ये अलग फॉर्मूला हो गया, पर आपको सारे पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों, जो अभी मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पढ़ा दिया, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं कि एनर्जी कांस्टेंट होती है। फिर आप बात कर रहे हैं कि पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को पावर बोल देते हो आप। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि W/T, यही क्या है, यही पावर है। P इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ पे वर्क आप जानते हैं कि भाई एनर्जी की फॉर्म है। अब यहाँ पे वो काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। मान लीजिए काइनेटिक दे रखी है एनर्जी, तो यहाँ आप वर्क की जगह पे उसको पुट कर सकते हो। इसको पावर को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय में टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसको जूल पर सेकेंड, जिसको वोट बोला जाता है। जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, वोट, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना। फिर जो हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ किसका पढ़ा था, एनर्जी का। कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी हमारे घरों में जैसे जो ट्रांसफर की जाती है एनर्जी की, तो वो क्या है, किलोवाट आर। किलोवाट इंटू में आर। वॉट को यहाँ पे वॉट है ना, नॉर्मल पावर की जो यूनिट है वो वॉट है, पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो किलोवाट आर है। मतलब कि मान लीजिए मैं एक मिनट, आप यहाँ पे पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय में टाइम होता है, तो इधर इसको इधर ले आओ, ये टी हो जाएगा। मतलब पावर क्या था, वॉट इनटू में टाइम। मतलब यहाँ पे आपने आर लिख दिया अगर मैंने घंटे में लेना है, पर वोट को मैंने सिर्फ किस में कर दिया, किलो वोट में। तो यही क्या हो जाती है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हो जाती है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर में बच्चों वो लिख देते हैं, एक यहाँ लिखा भी होगा, 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 36 लाख जूल होते हैं। कितने, 36 लाख जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। ये पूछी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ 3.6, आप ये लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए पूरा, या फिर 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एनर्जी की जगह ना पक्का पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तभी यहाँ पे, क्योंकि पावर हमने बोला था एनर्जी बाय में टाइम, या पावर होता है वर्क बाय में टाइम। एनर्जी काइनेटिक भी दी हो सकती है, पोटेंशियल भी। अगर यहाँ पोटेंशियल दी थी तो मैंने mgh पुट कर दिया, काइनेटिक दी होती तो हाफ mv² हम पुट कर देते। तो बात तो क्या रहती हमारी, सेम, क्योंकि एनर्जी और वर्क तो वो चीज़ मैंने सिमिलर बोली है ना, तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे जिस हिसाब से दे रखा होगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखी है, मतलब पावर दे रखी है भाई 60 वोट का। जैसे हम बोलते हैं ना भाई टीवी इतने वोट का है, ये फ्रिज इतने वोट का है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ये इतनी पावर का है। ठीक है, एक बल्ब इज यूज इन 6 आवर अपर डे। ठीक है, वो हर दिन कितने घंटे यूज होता है, वो 6 घंटे यूज होता है। ठीक है, एक दिन में 6 घंटे वो यूज होता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। एक दिन में वो कितनी एनर्जी को यूज कर लेता है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। अगर वो एक महीने में बताता तो आपको ये पता है भाई एक दिन में 6 घंटे चलता है, एक दिन में 6 घंटे चलता है, तो मान लीजिए महीना उसने 31 दिन का लिया है, तो कितने घंटे चलेगा वो भी बता दोगे। फिर उसी टाइम को कैलकुलेट करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये पता है इसने यहाँ पे क्या दिया है, 60 वोट, पर उसी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर दोगे। ठीक है, 1000 से आपको नॉर्मल बात है डिवाइड करना है, वोट से किस में जाना है, किलो वोट में। तो 1000 से उस चीज को डिवाइड कर दोगे तो किलो वोट में आ गया, इंटू में 6 करना है। तो कितनी यूनिट निकाली उसने एक दिन में, 0.36। मतलब हमारा एक बल्ब अगर 60 वोट का है और कितने 6 घंटे चल रहा है अगर पूरे दिन में, तो वो कितनी यूनिट निकाल रहा है, उसने पूरी एक यूनिट भी नहीं निकाली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो चीज थी वो इंपॉर्टेंट थी और ये आपको पढ़नी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों।